हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो एजुकेशन 4 पेपर है आप लोग का, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हंटर आयोग जो है, भारतीय शिक्षा आयोग या इसे हंटर कमीशन भी कहते हैं, 1882। तो इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में इसका पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। और उसमें इस आयोग के टाइम वायस राय या गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन था, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर थे। तो और इस आयोग में देखा जाए तो 1800 बुट का जो डिस्पैच था, तो उसकी ही शिक्षा प्रणाली को कहीं न कहीं फॉलो किया गया है, लेकिन इसमें प्राथमिक शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया गया है ना। और उस डिस्पैच में क्या था कि इतने सारे चीज बने थे, सुझाव दिए गए थे, लेकिन उसमें क्या था कि बस जो भी स्टूडेंट थे तो उनको एक तरीके से सर्टिफिकेट देना, यानी प्रमाण पत्र देना, कंपनी के लिए वर्कर तैयार करना, यही एक मतलब ये मोटो था उनका। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो हंटर आयोग जब आता है तो ये इसको एक और नाम से जानते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग, जैसा कि मैंने बताया था। तो इसमें 7 मेंबर भी थे, जैसे कि 30 सदस्य थे, तो उसमें से 7 भारतीय थे। तो कहीं ना कहीं इसको भारतीय शिक्षा मतलब ये ऐसा एक आयोग था पहला जिसमें कि भारतीयों को लिया गया था। तो इसमें शिक्षा के हर पहलू पे ध्यान दिया जाता है ना। इसमें देशीय पाठशालाएं, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में ज्यादा तो चीजें नहीं कहा। लॉर्ड रिपन ने भी कहा कि उच्च शिक्षा में इतना कुछ बस कहने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें अच्छा पुस्तकालय होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति होना चाहिए, ये सारी चीजें बताए। तो आज इतना तो हम लोगों ने पढ़ा था, समझ भी गए। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग या हंटर कमीशन 1882, ठीक है, यानी 1882 के गुण, मतलब इसके मेरिट्स क्या क्या थे, है ना। तो आज चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं कि इसके गुण और दोष क्या हैं इस आयोग के। तो देखिए इसमें जो पहला है, इस आयोग का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसने उड डिस्पैच में घोषित शिक्षा नीति 1854 के केवल उन्हीं तत्वों पर मोहर लगाई जो भारतीयों के हित में थे। यानी कि 1854 की जो शिक्षा नीति की जो घोषणा की गई थी उसको तो इन्होंने कहा, यानी इस आयोग ने कहा कि अच्छा है, लेकिन उसमें जो भारतीयों के हित में था उसी पे इन्होंने फोकस किया, उसी पे ज्यादा जोर दिया, है ना। और जैसे कि प्राथमिक शिक्षा वगैरह की बात किया जाए, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, आदिवासियों की शिक्षा, पिछड़ी जातियों की शिक्षा, ये सारी शिक्षा कहीं ना कहीं इसमें लिया गया। और ये उड डिस्पैच में भी था। उड डिस्पैच में प्राथमिक शिक्षा पे इतना फोकस नहीं था, लेकिन आपके हंटर आयोग में प्राथमिक शिक्षा पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो वुड डिस्पैच था तो उसकी जो शिक्षा नीति बनाई गई थी उसी को लॉर्ड रिपन कहता है कि अच्छा है, बस इसमें थोड़ा सा संशोधन की जरूरत है। आगे चलते हैं। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों पर छोड़कर जन शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। यानी इस आयोग ने क्या किया कि जो प्राथमिक शिक्षा था तो वो स्थानीय निकायों पे मतलब छोड़ दिया कि जो स्थानीय निकाय है वहां से ये शिक्षा मतलब जन शिक्षा के रूप में प्रसारित होगा, यानी एक वो मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है। इस आयोग ने व्यक्तिगत प्रयासों में भारतीयों के प्रयासों को अधिक प्रोत्साहन दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इस क्षेत्र में आगे आए। यानी इस आयोग ने क्या किया, व्यक्तिगत रूप से भारतीयों को अधिक क्या किया, प्रोत्साहित किया, है ना। यानी जो भारतीय जो शिक्षा के लिए जो प्रयास कर रहे थे उनको ज्यादा प्रोत्साहन इसमें मिला। और इसका परिणाम यह निकला कि भारतीय कहीं न कहीं हर क्षेत्र में फिर आगे आए। देखिए नेक्स्ट क्या है। इसी के साथ इसने भारतीय शिक्षा से ईसाई मिशनरियों के प्रभुत्व को समाप्त करने का सुझाव दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय अपनी सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करने में सफल हुए। देखिए उड डिस्पैच में तो क्या था, ईसाई मिशनरी तो थे, अपना प्रचार प्रसार तो कुछ कर ही रहे थे, मतलब ज्यादा इतना, लेकिन उड डिस्पैच में इतना फोकस नहीं किया गया था। मतलब
ईसाई मिशनरियों को ये लगा कि अब हमारा वर्चस्व समाप्त होगा, यानी हमें यहाँ पे शिक्षा का प्रसार, धर्म का प्रसार नहीं कर सकते हैं। तो फिर बाद में जब लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल बनकर आता है, जब ये भारतीय शिक्षा आयोग आता है, हंटर आयोग, तो उस समय जो जनरल काउंसिल ऑफ इन जो इंडिया, जो इन लोगों का एक बना था संगठन जो इंग्लैंड में, तो इस उसी के मेंबर कुछ लॉर्ड रिपन से आकर मिलते हैं, है ना। तो मिलने के बाद फिर वो अपनी बातों को रखते हैं, तो लॉर्ड रिपन कहता है ठीक है, हम इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन लॉर्ड रिपन ने फिर भारतीयों की चीजों को देखा, बातों को समझा, जाना, तो वो कहीं न कहीं फिर क्या कहा, ईसाई मिशनरियों से तो उसने बात की थी कि हम कुछ सुझाव देंगे या कुछ करेंगे। लेकिन बाद में फिर देखा गया कि इसने भी जो ईसाई मिशनरी थे उनके शिक्षा पर कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया, और ना ही कोई ये चीज कहा, क्योंकि ये भी चाहता था कि कोई भी जो भी यूरोपीय हैं जो यहाँ पे व्यक्ति शासन के उद्देश्य से आए हैं या धर्म के प्रचार के उद्देश्य से आए हैं, तो उनकी वजह से भारतीयों के संस्कृति व सभ्यता को कोई ऐसा ठेस ना पहुंचे। इसलिए फिर लॉर्ड रिपन और जो सर विलियम जो हंटर थे, ये कहीं न कहीं इस पे फोकस नहीं करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ईसाई मिशनरियों का फिर क्या होता है, जो प्रभुत्व होता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यानी इन्होंने सीधे कह दिया कि यहाँ पे आपको धर्म और शिक्षा का अपने प्रचार प्रसार नहीं करना है, जिसका परिणाम क्या निकलता है कि भारतीय अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने में क्या होते हैं, सफल होते हैं। यानी कि वो अपने संस्कृति और सभ्यता का अच्छे से प्रसार भी करते हैं और अच्छे से ध्यान भी देते हैं, यानी कि अपनी संस्कृति को, सभ्यता को बचा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है। इस आयोग ने सहायता अनुदान की शर्तें सरल और उदार बनाने की सिफारिश की। इससे विद्यालयों की स्थापना और उनके संचालन में बड़ा सहयोग मिला। ठीक है, यानी इस आयोग ने क्या किया, जो सहायता अनुदान की जो शर्तें थी उसको इतना कठोर न बना के उसको सरल और उदार तरीके से बनाने की सिफारिश की, ताकि जो भी इसके लिए सहायता अनुदान मिले, मतलब इच्छा के अनुसार जो भी व्यक्ति देना चाहता है, सहायता अनुदान करना चाहता है, तो इसमें आराम से विद्यालयों की स्थापना जगह जगह पे हो सके। ठीक है, जिसके कारण इसको मतलब सहायता अनुदान को उदार करने से फिर क्या फायदा हुआ कि विद्यालयों की स्थापना में सहयोग मिला, यानी विद्यालयों की संख्या फिर बढ़ी। कि कौन से विद्यालयों की, प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हंटर आयोग जो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 है, इसका ज्यादा फोकस प्राथमिक शिक्षा पे रहा है। इसके बाद इस आयोग ने पहली बार विभिन्न स्तरों की शिक्षा उद्देश्य अलग अलग निश्चित किए। इससे किसी भी स्तर की पाठ्यचर्या का निर्माण करने में सरलता हुई। यानी इस आयोग ने एक और अच्छा काम किया, उसने ये किया कि जो भी शिक्षा है, शिक्षा के स्तरों का, यानी कि देशीय शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, और उच्च शिक्षा, तो सभी शिक्षा का कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम क्या किया, अलग अलग निर्माण किया, और अलग अलग क्लास के हिसाब से, बच्चों के उम्र के हिसाब से, लेवल के हिसाब से ये पाठ्यक्रम उस हिसाब से बनाया, जिसका कहीं ना कहीं निर्माण करने में भी सरलता हुई, और उस समय पढ़ने में भी जो विद्यार्थी थे उनको भी सरलता हुई थी, महसूस हुई। ठीक है, आगे देखिए। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं को बनाकर जन शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। बहुत अच्छा काम इसने उस समय ये किया कि जो प्राथमिक शिक्षा है, इसने सीधे कह दिया कि प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। हाँ, उसका फायदा ये होगा कि जब बालक अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेंगे तो उनका जो बेस है वो क्या होगा, मजबूत होगा, यानी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से वो चीजों को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्राथमिक शिक्षा में इस आयोग ने कहा कि जो भाषा होगा, जो भाषा का माध्यम होगा वो क्षेत्रीय भाषा होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा, मुसलमान बच्चों की शिक्षा, पिछड़ी जाति के बच्चों की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, इस आयोग ने स्त्री शिक्षा पे भी बहुत ध्यान दिया, है ना। बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, निर्धन छात्राओं को छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए, है ना। बालिकाओं के लिए छात्रावासों का प्रबंध होना चाहिए। बालिका विद्यालय में यथासंभव महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं न कहीं इसने बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा और बालिकाओं को शिक्षा देने के भी पक्ष में रहा, है ना। तो इसमें स्त्री शिक्षा पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया। हालांकि वुड डिस्पैच में भी था, और लेकिन इसमें क्या था कि मतलब प्राथमिक स्कूल में भी जो स्त्री है, मतलब बालिकाओं को पढ़ाने के लिए भी
शिक्षिका की नियुक्ति होनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा भी इस आयोग में कहा गया। ठीक है, अब देखिए मुसलमान बच्चों की शिक्षा, मुसलमान बच्चों के लिए भी इसमें कहा गया है कि मुसलमान बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएं, मुसलमान बच्चों के लिए स्कूल खोलने वालों को प्रोत्साहित किया जाए, है ना। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के स्कूलों में हिंदुस्तानी के साथ फारसी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, मुसलमान बच्चों को विशेष छात्रवृत्तियां दी जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको कि इस आयोग ने ध्यान दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद देखिए पिछड़ी जाति के बच्चों की शिक्षा। तो पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं शिक्षा के उसमें रखा गया, सुझाव दिया गया था, मतलब ये भी इसका प्लस पॉइंट रहा कि पिछड़ी एवं निम्न जातियों के बच्चों के लिए सरकार अलग से विद्यालय खोले, पिछड़ी एवं निम्न जातियों के बच्चों के लिए स्कूलों में यथासंभव पिछड़ी एवं निम्न जाति के शिक्षक नियुक्त किए जाएं, पिछड़ी एवं निम्न जातियों के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क हो, है ना। तो इसमें मतलब बहुत सारी चीजों को रखा, है ना। पिछड़ी जातियों के लिए जैसे इसने कहा कि इन क्षेत्रों में सरकार स्वयं स्कूल खोले, इन क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करने वाले को प्रोत्साहित किया जाए। तो और कहीं न कहीं इसने स्त्री शिक्षा, पिछड़ी जाति शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, तो बहुत सारे जो उस समय दिक्कतें थी, परेशानियां थी, उसको ध्यान में रखते हुए इस आयोग ने काफी चीजों पे फोकस किया था। ये भी इसका एक गुण रहा, मेरिट्स रहा। अब आगे देखिए, इस आयोग ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय और महाविद्यालय खोलने की सिफारिश की, जो आगे चलकर बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। ठीक है, इस आयोग ने देखिए क्या किया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय और महाविद्यालय खोलने की सिफारिश की। जो प्राथमिक एवं माध्यमिक जो शिक्षक बनेंगे उनको प्रशिक्षण देने के लिए इसने कहा कि इनको प्रशिक्षण देने के लिए जो है विद्यालय या महाविद्यालय ऐसे खोले जाने चाहिए जिसमें कि इनको प्रशिक्षण दिया जाए, और आगे चल के वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ। अब देखिए, अब क्या है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए कहीं ना कहीं आपका बीटीसी, डीएलएड या जो बीएड होना चाहिए। तो उस समय भी ऐसा कुछ नाम तो था नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जो प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक पढ़ाएंगे तो उनको प्रशिक्षण इस तरीके का मिलना चाहिए कि जो कि विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, तो ये इसके गुण रहे। चलिए अब इसकी कमियां देख लेते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग 1882 के दोष या क्या थे या कमी क्या थे। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है, इस आयोग ने सरकार का शैक्षिक उत्तरदायित्व तो सीमित कर शिक्षा के क्षेत्र में काफी उथल पुथल की। यानी इस आयोग की तो एक कमी ये नजर आई कि इसने जो शैक्षिक उत्तरदायित्व था उसको क्या किया, मतलब सीमित किया। सीमित मतलब इसने जैसे मान लीजिए देसी पाठशाला या प्राथमिक शिक्षा है तो उसी पे ज्यादा फोकस रहा, है ना। और बहुत सारी चीजों को, उच्च शिक्षा में भी इन्होंने कुछ ही बातों को कहा, और माध्यमिक शिक्षा भी देखा जाए तो उसमें भी कुछ ही बातों को कहा, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, है ना, पिछड़ी जाति शिक्षा, बहुत सारी चीजों में इन्होंने सीमित सीमित बातों को रखा, जिससे कि कहीं ना कहीं कुछ उथल पुथल सी मच गई कि इसमें इतना ही ऐसे ही क्यों हो सकता है ना। तो ये इसका कमी रहा एक पॉइंट। दूसरा क्या कमी रहा, शिक्षा को स्थानीय निकायों और व्यक्तिगत हाथों में सौंपने से उसका स्तर गिरा, उसकी गुणवत्ता कम हुई। यानी शिक्षा का जो था स्थानीय निकायों और व्यक्तिगत हाथों में देने की वजह से, जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनके हाथों में दे दिया कि आप शिक्षा का प्रभार मतलब संभालिए, आप इसको देखिए, है ना। और निर्धारित एक क्षेत्र कर दिया गया कि इतने क्षेत्र का जो भी मतलब स्कूल्स है, विद्यालय है, वो आप देखिए। तो उसमें क्या हो गया कि फिर मनमाना हो गया कि मतलब पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, शिक्षक आ रहे नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई। तो स्थानीय निकाय और व्यक्तिगत हाथों में सौंपने की वजह से कहीं ना कहीं शिक्षा का क्या हुआ, गुणवत्ता गिरा या उसमें कमी आई। आगे क्या है, इस आयोग ने स्थानीय निकायों को शिक्षा के लिए अलग कोष बनाने का तो सुझाव दिया, लेकिन वह कोष कैसे बनाया जाए इस संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया। देखिए इस आयोग ने एक चीज तो किया, स्थानीय निकायों को क्या कर दिया, शिक्षा के लिए अलग कोष बनाने को कह दिया, है ना, कि शिक्षा कैसे मतलब कैसे चलाना है, शिक्षा के पे कितना खर्च आएगा, कितना स्कूल विद्यालय खोलना है, क्या चीजें होनी चाहिए, ये सारी सुझाव तो इसने दिया, लेकिन वह कैसे बनाया जाए इस संबंध में किसी भी प्रकार का सुझाव नहीं दिया। मतलब इसने कह दिया कि ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसको मतलब इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजों को इसने नहीं कहा। तो ये भी इसकी कमी रही। नेक्स्ट देखिए क्या है, इस आयोग ने स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए दिए जाने वाले सरकारी अनुदान की कोई न्यूनतम सीमा निश्चित नहीं की। ठीक है, इससे कार्य को गति नहीं दी जा सकी।
देखिए क्या है, इस आयोग ने स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए दिए जाने वाले सरकारी अनुदान को न्यूनतम सीमा तक निश्चित नहीं की। यानी कि जो इस आयोग ने क्या था, स्थानीय निकायों को जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो सरकारी अनुदान दिए जा रहे थे उसका क्या था, न्यूनतम सीमा कोई ऐसी निश्चित नहीं हो पाई थी, निश्चित नहीं की गई थी, जिससे कि कहीं न कहीं क्या था, शिक्षा के कार्य में जो गति मिलनी चाहिए वो गति नहीं मिल पा रही थी, है ना। यानी कि जो सरकारी अनुदान दिया जा रहा था उसका कोई ऐसा ब्यौरा नहीं था कि मतलब इसको कितना खर्च करना है, कितने कम में खर्च करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है। तो ये कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा ब्यौरा वगैरह नहीं था, कुछ ऐसा इसका रूपरेखा नहीं तैयार हुआ था। तो जिसकी वजह से इसका जो कार्य था, जो गति थी, है ना, वो जो मिलनी चाहिए इसको गति, जो कार्य को करने के जो बढ़ावा मिलना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं हो पाई थी, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं इसकी कमी थी। यानी कि इस आयोग ने बहुत सारी चीजों को तो कहा, लेकिन कहने के बावजूद भी वो सारी चीजें उतने तरीके से फॉलो नहीं हो पाई, चल नहीं पाई थी, है ना। लेकिन अपने स्तर से इस आयोग ने काफी चीजों को ध्यान दिया, काफी चीजों को अपने सुझाव में रखा, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। तो चलिए ठीक है, हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आगे के नेक्स्ट मतलब दूसरे टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।